नमस्कार। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। उत्तर प्रदेश में कुछ खास परिस्थितियों का सामना कर रही महिला शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट से छूट की मांग उठ रही है। हाँ, ये मामला आजकल चर्चा में है। और इसके तार कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) से जुड़ते दिख रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस विषय को समझने के लिए कुछ स्रोत हैं। एक तो सोशल मीडिया पर सुलोचना मौर्य नाम की यूजर का एक पोस्ट है जो इस मांग को आवाज दे रहा है, और साथ ही कुछ लेख भी हैं जो अनुच्छेद 15(3) और इससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। जी। तो आज हम इस मांग के पीछे के तर्क, इसका संवैधानिक आधार क्या हो सकता है और इसमें क्या व्यावहारिक चुनौतियां आ सकती हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जरूर। ये जरूरी चर्चा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस सोशल मीडिया पोस्ट की बात करते हैं जिसने इस मुद्दे को सामने रखा है। जी, सुलोचना मौर्य जी का पोस्ट। हाँ, इसमें उन्होंने कुछ बहुत ही, आप कह सकते हैं, गंभीर चिंताएं जताई हैं। उनका कहना है कि खासकर वो महिला शिक्षक जिनकी उम्र 50-55 साल के आसपास है और जो शायद किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हों या शारीरिक रूप से अक्षम हों, विकलांग हों, विधवा हों या अकेले ही बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही हों, जी। कई तरह की मुश्किल परिस्थितियां। हाँ। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में उनके लिए टेट पास करना बहुत मुश्किल, यहाँ तक कि वो लिखती हैं लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये बात सोचने वाली है क्योंकि इस उम्र में और इन हालात में एक और परीक्षा का दबाव समझना मुश्किल नहीं है। पोस्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इस तरह का दबाव उन पर जबरदस्त मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये सब पैदा कर सकता है। हाँ, और उन्होंने शिक्षा मित्रों का उदाहरण भी दिया है शायद। बिल्कुल। कहा है कि पहले शिक्षा मित्रों के मामले में भी ऐसी दुखद स्थितियां देखी जा चुकी हैं। तो ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं, बल्कि इंसान की सेहत से जुड़ा है, मानसिक और शारीरिक दोनों। बिल्कुल। और यहीं पर, जैसा आपने शुरू में कहा, ये मामला सीधे संविधान से जुड़ जाता है। हाँ, कैसे? उस पोस्ट में उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की गई है कि वो संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत मिली अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करे। अच्छा, अनुच्छेद 15(3). जी। अपील यह है कि ऐसी महिला शिक्षकों को टेट परीक्षा से छूट दी जाए, खासतौर पर तब जब उनकी शुरुआती नियुक्ति हुई थी, तब वो सारी जरूरी योग्यताएं पूरी करती थी। तो ये एक तरह से मानवीय आधार पर अपील है। हाँ। मानवीय आधार और संवैधानिक शक्ति दोनों का हवाला है। ये मांग एक तरह से व्यवस्था से मानवीय नजरिए की उम्मीद कर रही है। हाँ, पोस्ट में भी यही लिखा है कि ऐसा करने से न सिर्फ सामाजिक न्याय का सिद्धांत मजबूत होगा, बल्कि ये इन शिक्षकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और मानवता को भी दर्शाएगा। ये भावनात्मक पहलू इस पूरी मांग का एक अहम हिस्सा लगता है। बिल्कुल। तो अब सवाल उठता है कि ये अनुच्छेद 15(3) आखिर है क्या, जिसका इतना जिक्र हो रहा है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 वो सामान्य तौर पर राज्य को किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। ये तो हुई सामान्य बात। जी, समानता का अधिकार। हाँ, लेकिन इसी अनुच्छेद का खंड 3 यानी 15(3) एक महत्वपूर्ण अपवाद, एक एक्सेप्शन देता है। ये राज्य को ये अधिकार देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजंस बना सके। अच्छा, स्पेशल प्रोविजंस, इसे ही शायद वो सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं ना? एकदम सही, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। मतलब बराबरी लाने के लिए किया गया विशेष व्यवहार। हाँ, ये सिर्फ एक कानूनी छूट नहीं है, बल्कि ये संविधान की वो सोच दिखाता है जो मानता है कि समाज में ऐतिहासिक रूप से या क्या कहते हैं संरचनात्मक कारणों से जो समूह पीछे रह गए हैं या जिनकी स्थिति कमजोर रही है, जी, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कभी-कभी अलग बर्ताव करना जरूरी हो जाता है। यहाँ मकसद भेदभाव करना नहीं, बल्कि भेदभाव को मिटाना है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अनुच्छेद 15(3) लैंगिक समानता हासिल करने का एक संवैधानिक औजार है। जी। ये मानता है कि सिर्फ कागज पर समानता लिख देना काफी नहीं है, जमीनी हकीकत बदलने के लिए खास कोशिशें करनी पड़ती हैं। इसके कुछ जाने माने उदाहरण क्या हो सकते हैं जिनसे ये बात और साफ हो जाए कि ये किस तरह काम करता है? हाँ, कई उदाहरण हमारे सामने हैं रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र मिलता है, जैसे दृष्टि IAS के लेख वगैरह में। मातृत्व लाभ अधिनियम
यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। इसके तहत कामकाजी महिलाओं को बच्चे के जन्म के समय सवेतन छुट्टी मिलती है। ये महिलाओं की जैविक और सामाजिक भूमिका को पहचानते हुए बनाया गया प्रावधान है। सही है। इसी तरह पंचायती राज संस्थाओं में यानी पंचायतों वगैरह में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, हाँ, वो भी इसी के तहत आता है। जी हाँ, ताकि वे राजनीतिक फैसलों में बराबर की भागीदार बन सकें। ये भी अनुच्छेद 15(3) की भावना के अनुरूप ही है। अच्छा। यहाँ तक कि जैसे वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न को रोकने वाले कानून हैं, वो भी इसी दायरे में आते हैं, क्योंकि वे महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने का एक विशेष प्रयास करते हैं। समझ गई। तो ये अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के भले के लिए कदम उठाने की काफी गुंजाइश देता है। बिल्कुल। अब वापस टेट छूट वाले मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में इसका जिक्र है, लेकिन हमारे स्रोतों में कहीं सुप्रीम कोर्ट अपडेट जैसा टैग भी दिख रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मसले पर, यानी इन महिला शिक्षकों को टेट से छूट देने पर कोई फैसला सुनाया है? क्योंकि ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है और यहाँ हमें बहुत साफ रहने की जरूरत है। देखिए, हमारे पास जो जानकारी और स्रोत हैं उनके मुताबिक इस खास मुद्दे पर, यानी उत्तर प्रदेश में विशेष परिस्थितियों वाली महिला शिक्षकों को अनुच्छेद 15(3) के तहत टीईटी से छूट देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई हालिया फैसला या निर्देश नहीं आया है। अच्छा, तो वो अपडेट वाला टैग? देखिए, सोशल मीडिया पर दिखने वाले टैग या हैशटैग कई बार पूरी कहानी नहीं बताते या संदर्भ से हटकर भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ये तो होता है। सुप्रीम कोर्ट का नाम किसी चर्चा में आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोर्ट ने उस विषय पर कोई नया हुक्म जारी कर दिया है। हो सकता है किसी पुराने फैसले का जिक्र हो या सामान्य कानूनी स्थिति का। ठीक है, तो ये साफ हुआ कि कोई नया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इस पर नहीं है। हाँ, जहां तक हमारी जानकारी है, नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है, तो ये फैसला लेने का अधिकार आखिर है किसके पास? हाँ, ये कौन तय करेगा? यहीं पर राज्य सरकार की भूमिका आती है। टेट से छूट देना या न देना, ये मुख्य रूप से राज्य सरकार के नीतिगत और विधायी अधिकार क्षेत्र का मामला है। यानी स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। जी, राज्य सरकारें अनुच्छेद 15(3) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष नीतियां बना सकती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा करते हुए उन्हें कानून के अन्य प्रावधानों और संवैधानिक सीमाओं का भी ध्यान रखना होता है। ये अनलिमिटेड पावर नहीं है। लेकिन क्या टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई सामान्य नजरिया रहा है? मतलब पहले कभी अदालत ने टेट की जरूरत पर कुछ कहा है? हाँ, ये जानना महत्वपूर्ण है और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अच्छा? सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई मौकों पर शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बनाए रखने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के महत्व को रेखांकित किया है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने टेट को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक न्यूनतम मानक बनाया है। जी। और सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मानक का समर्थन किया है। मतलब कोर्ट ने टेट को जरूरी माना है क्वालिटी के लिए। तो अगर कोई राज्य सरकार अनुच्छेद 15(3) के तहत छूट देने पर विचार करती भी है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के इन पुराने अवलोकनों और शिक्षा की गुणवत्ता के व्यापक लक्ष्य को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। मतलब ये सिर्फ दया या सहानुभूति का मामला नहीं रह जाता, इसमें कानूनी और नीतिगत पेंच भी शामिल है। बिल्कुल, ये एक संतुलन बनाने वाली बात हो जाती। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर राज्य सरकार छूट देना भी चाहे, तो उसे ये साबित करना होगा कि ऐसा करने से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा? हाँ, या फिर ये कि इन विशेष परिस्थितियों में मानवीय आधार गुणवत्ता के मानक से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? मतलब कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये बिल्कुल सही दिशा में सोचा गया सवाल है। यही वो संतुलन है जिसे साधने की चुनौती राज्य सरकार के सामने होगी। उन्हें ये देखना होगा कि अनुच्छेद 15(3) के तहत दिया गया विशेष प्रावधान कहीं NCTE के नियमों या सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित गुणवत्ता के मानकों के विपरीत तो नहीं जा रहा। जी, उन्हें शायद ये तर्क देना होगा कि ये छूट बहुत ही सीमित और असाधारण परिस्थितियों में दी जा रही है और इससे शिक्षा की समग्र गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। या फिर जैसा आपने कहा, उन्हें यह दर्शाना होगा कि इन विशेष मानवीय परिस्थितियों में टेट की अनिवार्यता बनाए रखना अन्यायपूर्ण होगा। ये एक बहुत ही बारीक कानूनी और नीतिगत रेखा है जिस पर चलना होगा। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? ये मामला काफी उलझा हुआ लगता है। हाँ, है तो। एक तरफ तो उन महिला शिक्षकों की वास्तविक और शायद बहुत गंभीर व्यक्तिगत परेशानियां हैं। 50-55 की उम्र में
स्वास्थ्य की समस्याओं या अकेले परिवार चलाने की जिम्मेदारियों के साथ एक और प्रतियोगी परीक्षा पास करना वाकई पहाड़ जैसा लग सकता है। इसमें कोई शक नहीं। संविधान एक रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता का बड़ा सवाल है। हाँ, वो भी उतना ही जरूरी है। जिसे बनाए रखने के लिए टेट जैसी परीक्षाओं को जरूरी माना गया है। और ये बात भी अब साफ है कि इस तरह की छूट देने का अंतिम फैसला राज्य सरकार को अपनी नीतिगत और विधायी शक्तियों के दायरे में लेना है, न कि ये किसी हालिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नतीजा है। राज्य सरकार को अनुच्छेद 15(3) का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी और शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का भी समाधान करना होगा। ये सच में व्यक्तिगत मुश्किलों, सामाजिक न्याय की उम्मीदों, संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और शिक्षा के तय मानकों के बीच संतुलन बनाने की एक जटिल कवायद है। हाँ, इसका कोई सीधा सरल जवाब नहीं दिखता। राज्य सरकार को शायद हर पहलू पर बहुत गहराई से विचार करके ही कोई कदम उठाना होगा। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने उत्तर प्रदेश में कुछ महिला शिक्षकों द्वारा टेट से छूट की मांग के पीछे के तर्कों को समझा। जी। हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 15(3) इस मांग को एक संवैधानिक आधार दे सकता है, और साथ ही ये भी जाना कि इस मुद्दे पर फैसला लेने का अधिकार और उसकी सीमाएं क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, राज्य सरकार का क्या रोल है। हाँ, ये क्लैरिटी जरूरी थी। ये बातचीत हमें दिखाती है कि कैसे जमीनी हकीकतें, मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक न्याय की पुकार और कानूनी प्रक्रियाएं आपस में गुथी हुई हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक परीक्षा से छूट का मामला नहीं, बल्कि ये बड़े संवैधानिक सिद्धांतों और सामाजिक जरूरतों के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती भी है। हाँ, और ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि राज्य को अपनी विशेष प्रावधान करने की शक्ति का इस्तेमाल कितनी समझदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। अनुच्छेद 15(3) निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग ऐसा होना चाहिए जो संतुलित हो और जिसके दूरगामी परिणाम सोचे समझे हों। सही। राज्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक समूह को राहत देते समय कहीं व्यवस्था के दूसरे जरूरी पहिए, जैसे कि सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार, वो कमजोर न पड़ जाएं। संतुलन साधना ही यहाँ कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। क्या सकारात्मक भेदभाव या विशेष प्रावधानों के ऐसे लक्षित प्रयोग, जैसा कि इस मामले में मांग की जा रही है, क्या ये हमेशा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं? अच्छा सवाल है। या कभी-कभी इनके अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि